जैसे खुद दिमाग लगाओगे तो आपको डिफरेंस उसमें दिख जाएगा। इसमें जो टेस्टिस के अंदर वो ओवरी में, चलो ये तो है ही, लेकिन इसमें जो सेमिनिफेस ट्यूबुल्स के अंदर जब जर्मिनल एपिथेलियम होती है वहाँ चलती है। oogenesis ओवरी पे जो कवरिंग होती है जर्मिनल एपिथेलियम उससे चलती है। स्पर्मोजेनेसिस प्यूबर्टिक एज से शुरू होती है और 70 ईयर्स तक अनइंटरप्टेड चलती है। oogenesis जन्म से पहले स्टार्ट होती है और 50 साल की उम्र पे जाके खत्म हो जाती है। इसमें जैसे अनइंटरप्टेड है, oogenesis में इंटरप्शंस हैं। वो 11 साल तक, मतलब पैदा होने के बाद 11 साल तक अरेस्ट रहेगा, एक बार रुकेगी, फिर प्रेगनेंसी में भी रुकेगी। फिर दूसरी वाली बात, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में शुरू होती है, टेस्टिस में ही खत्म होती है। oogenesis ओवरी में स्टार्ट होती है लेकिन फिलिपिन ट्यूब में खत्म होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस उसमें जो स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उन पर कोई फॉलिकल सेल की कवरिंग नहीं होती, लेकिन oogenesis में जो एग बनने वाला है उसके ऊपर फॉलिकल सेल्स की कवरिंग होती है कि प्राइमरी फॉलिकल में एक लेयर, सेकेंडरी फॉलिकल में कई लेयर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर लेयर के बीच में एंट्रम और ग्राफिक फॉलिकल में भी उसके ऊपर बीच में एंट्रम आ जाता है। ठीक, तो ये हमने वहां पर देखा हुआ था। दूसरी वाली बात यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक जब वो डिवाइड करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो 4 स्पर्म बनते हैं इक्वल साइज के और चारों फंक्शनल सेल हैं। oogenesis जब में प्राइमरी oocyte जब डिवाइड करता है तो 4 सेल यहाँ पर ही बनती हैं, लेकिन 3 नॉन फंक्शनल होती हैं, पोलर बॉडी, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, और एक होता है उसमें फंक्शनल ओवम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड की अगर बात करें साइज में तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मुकाबले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आधा होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के मुकाबले में स्पर्मेटिड उससे भी आधा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल कैरियोकाइनेसिस इक्वल साइटोकाइनेसिस, लेकिन oogenesis में इक्वल कैरियोकाइनेसिस है और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस है। उसकी वजह से प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ओवम का साइज लगभग बराबर होता है। इस प्रोसेस एसेंशियली कंप्लीट होती है क्योंकि उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं कंप्लीशन के लिए, लेकिन oogenesis को कंप्लीशन के लिए जरूरत है क्योंकि स्पर्म की एंट्री होगी तब oogenesis कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस 100% कंप्लीट होती है, oogenesis कंप्लीट हुई नहीं हुई। ठीक, स्पर्मेटिड को मॉडिफिकेशन करना पड़ता है स्पर्म में कन्वर्ट होने के लिए। ooted को कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, वो ओवम और ooted एक जैसे ही दिखते हैं। ये मैंने आपको कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में आपको बताया। लॉन्गेस्ट फेज स्पर्मेटोजेनेसिस की जो होती है वो ग्रोथ फेज होती है, ठीक, और oogenesis की जो लॉन्गेस्ट फेज है वो प्राइमरी oocyte को सेकेंड oocyte में कन्वर्ट करने के लिए मियोसिस 1 है, जो 11 साल से 50 साल तक की हो सकती है। इसे हम पढ़ चुके थे। यहां से डिफरेंस दिखाना था मुझे आपको। इसमें जो oogenesis पहला पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेस ट्यूबुल इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ, क्योंकि ये जन्म के बाद ही होती है। 2 फेज पहले ही कंप्लीट हो चुके थे oogenesis में। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन मेनार्के एंड मेनोपॉज। फिर begins in pubertic age and runs uninterrupted till 70 years of age, which is followed by climactic period. Begins prenatally and is completed with 2 interruptions during pre-pubertic age and pregnancy. Phase of growth is longest phase. Prophase 1 is the longest phase. Spermatogonia and spermatocytes are not enclosed into somatic cell. यहाँ पर somatic cell होंगी। oogonia and oocytes are enclosed into layer of somatic cells, जिनको हम follicle cell कह रहे थे। Single primary spermatocyte on completion of phase of maturation through equal cytokinesis produces 4 equal size functional sperms. यहाँ पर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होने की वजह से एक बिगर साइज का फंक्शनल ओवम होगा और 3 स्मॉलर साइज नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज होंगी। आप खुद बैठ के दिमाग लगाओगे आपको मैक्सिमम डिफरेंस खुद ब खुद समझ में जाएंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ़ों की तरह रट रहे बैठे हुए तो ऐसा बिल्कुल मत करना। सब सोचो और आंसर निकल आएंगे, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी सर। द होल स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड इन टेस्टिस ओनली। oogenesis begins in ovary and is completed in fallopian tube. It is always completed because no external stimulus is required for the completion. It may or may not be completed because entry of sperm into secondary oocyte is essential for the completion of oogenesis.
स्पर्मेटेड इज चेंज इन टू स्पर्मेटोजोआ थ्रू स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ooted and ovum are same and no modification is required. मैंने पिछली क्लास में ही आपसे पूछा था, याद है ना, पिछली क्लास में ही पूछा था, एपिजल सेल का मॉडिफिकेशन है। पक्का, क्योंकि ये सोमेटिक सेल है, ये तो पक्का है, और डिप्लॉइड भी होती हैं, और ये रिप्रोडक्टिव सेल के डेवलपमेंट यानी स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। फिर विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ हेप्लॉइड सेल, सही बात है, ये हेप्लॉइड सेल बनाते हैं स्पर्म बनाने में, इक्विवेलेंट टू अनदर सोमेटिक सेल ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ फीमेल गोनेड। 132 primary oocytes will produce ova after completion of oogenesis। कितने? क्योंकि प्राइमरी oocyte तो उतने ही बनते हैं, 132 बोल दो 139 बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्पोरोसाइट के अंदर जरूर उसके अंदर नंबर में चेंज आएगा। विदाउट द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड। कौन सा विदाउट फॉलोइंग इज हैप्लॉइड? प्राइमरी oocyte ये नहीं है, सेकेंड oocyte है, स्पोरोटेड है, 2 and 3, 4 ना। Sperm enters into second oocyte, ovum, second oocyte after exposure of second polar body. स्पर्म ने एंट्री ली और सेकंड पोलर बॉडी बाहर हुई, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सेकंड पोलर बॉडी निकलने के बाद स्पर्म ने एंट्री नहीं ली है, स्पर्म ने एंट्री ली और उसकी स्पर्म की एंट्री के बाद उसका डिवीजन हुआ। स्पर्म की एंट्री एक स्टिमुलस है, उसकी वजह से डिवीजन हुआ और तब पोलर बॉडी निकलेगी। पहले ही निकल चुकी थी, स्पर्म एंटर क्या कर रहा था? एवोजेनेसिस पहले ही कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ऐसा नहीं होता। फर्स्ट इज द आंसर। ओवम तो कह भी मत देना कि ओवम में एंट्री ली उसने। अच्छा, इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे ही है, समझ लो ना। ओवम सेकंड और थर्ड एक जैसे ही, आप गौर कीजिए। ओवम कब बनता है? जब सेकंड पोलर बॉडी निकलती है, तो जो सेकंड है वही तो थर्ड है। सेकंड इन फैलोपियन ट्यूब, एक्सोसोम इज मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। स्लिप होया, proximal centriole helps in the cleavage division। याद है ना, वो cleavage division के अंदर मदद करेगा। तो आंसर कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड या फर्स्ट? रिवर्स विल बी ट्रू। So oogenesis is not essentially, may or may not be, spermatogenesis is essentially completed. Androgens are secreted from leading cell and stimulate spermatogenesis. पक्का? Fertilization और conception, मतलब इसमें act of fusion of male and female gamete that is known as fertilization। और फर्टिलाइजेशन के लिए एक्रोसोमल रिएक्शन पहले जरूरी है, उससे पहले कैपेसिटेशन, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर स्पर्म की जब एंट्री होगी तो क्रोमैटिन डिसअपीयर हो जाएगा, फिर जो सबसे आगे स्पर्म होगा उसका स्पर्म लाइसेंस में निकलेगा और जोना पेलुसिडा में छेद हो जाएगा, उससे वो निकल के अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद वो छेद वापस बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद वो एक पेरीविटरलाइन स्पेस होती है, उसको क्रॉस करेगा, फिर ऊलेमा जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें माइक्रोलाई जैसे दिखते हैं, उनसे फेगोसाइटोसिस करके एक तरह से वो अंदर की साइड में चला जाएगा। जैसे ही वो अंदर जाएगा तुरंत जो मेटाफेज 2 में बैठा हुआ था सेकंड oocyte, वो तुरंत एनाफेज 2, टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2 करेगा और सेकंड पोलर बॉडी निकलकर बाहर आएगी। फिर वो बन जाएगा ओवम, और उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे कार्टिकल ग्रेन्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन बने हुए वो भी ढेर सारे बाहर आएंगे और पेरीविटरलाइन स्पेस को सेलेक्ट कर देंगे।
जिसकी वजह से अब दूसरे स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। इस तरह से उसने केमिकल चेंज कर दिया वहां पर। मतलब हम दरवाजे से अंदर घुसे और पीछे हमने सीमेंट की और रेत की बोरियां रख दी ताकि कोई अंदर नहीं घुस पाए। इसने वही किया, ठीक। अब उसके बाद स्पर्म और ओवम दोनों के न्यूक्लियस अंदर की साइड में, स्पर्म पूरा एंट्री लेता है उसमें। पूरी दुनिया जानती है कि स्पर्म एंट्री लेता है पूरा, लेकिन एमपीपीएमटी की जब होती थी तो एमपीपीएमटी के अंदर स्पर्म एंट्री पूरी तरह नहीं लेता था, उसका सब हेट जाता था, पूंछ बाहर पड़ी रहती थी, तड़पती रहती थी। हमें पढ़ाना पड़ता था, बताना पड़ता था कि पूरी दुनिया के हिसाब से स्पर्म जो है ना पूरा एंट्री लेता है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी पूंछ बाहर पड़ी हुई है ताकि बच्चे का आंसर गलत ना हो जाए। क्या करें, उस उनके अलग ही कंसेप्ट चलते थे और उसी पे चलते रहे, आखिर इसी वजह से निपट गए, गलत पढ़ाते गलत पूछते पूछते खुद ही निपट गए, ठीक। तो स्पर्म की एंट्री जो है वो अंदर की साइड में होगी पूरी। फिर स्पर्म की एंट्री के फौरन बाद वो तो कार्टिका ग्रेन्यूल्स में निकल गए, कार्टिका ग्रेन्यूल्स भी निकल गए, और फर्टिलाइज उसके बाद स्पर्म और ओवम के जो न्यूक्लियस हैं उसमें क्या होगा, उनके 23 क्रोमोसोम इसके हैं और 23 क्रोमोसोम उसके। अब वो जो सेंट्रियोल मेल का स्पर्म का जो सेंट्रियोल गया था वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तो स्पर्म ने एंट्री यूं ली तो उसका सेंट्रियोल जो है ना वो उसके राइट एंगल में अरेंज हो जाएंगे, दोनों प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिवाइड करेगा और एक सेंट्रियोल इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, स्पर्म की एंट्री यूं हुई, ठीक। और उसके बाद इसमें स्पिंडल बन जाएगी जो आप उसमें देखते हैं उसमें सेल डिवीजन। और उसके बाद फिर इसके क्रोमोसोम 23 और उसके क्रोमोसोम 23 सब के सब एक साथ इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे, और इसको कहते हैं एम्फीमिक्सिस। या पूरे के पूरे जो है ना वो एक साथ अरेंज हो गए, और कैसे लीनियरली अरेंज हो गए, 23 जैसे मेल के और फिर 23 फीमेल के, तो सब के सब ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे पूरे अरेंज हो गए। बस यही जाइगोट है, यही फर्टिलाइजेशन है, ये जाइगोट बन गया क्योंकि 46 क्रोमोसोम अरेंज हो गए। आप एक सेल से 2 सेल बनाते हो ना, या 2 सेल से एक सेल बन रही है, तो यहाँ पे पूरे क्रोमोसोम जो है 23 पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिनैप्स नहीं होगी कि यहाँ पर बेटे को पेयरिंग कर रहे हैं इसके उधर और उसके उधर, नो। यहाँ तो सीधा अरेंज किया और उसके बाद फिर पूरे 46 क्रोमोसोम यहाँ से बीच से डिवाइड कर गए, 46 क्रोमोटेड एक तरफ चले गए और 46 क्रोमोटेड दूसरी तरफ चले गए, 2 सेल डिवाइड करेंगे। व्हाट इज दिस? क्लीवेज। इनिशियल डिवीजन ऑफ जाइगोट इज नोन एज क्लीवेज डिवीजन, और वो क्लीवेज डिवीजन शुरू हो गया, मतलब सेल ने डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो जब तक वो डिवाइड नहीं करी तब तक ही वो जाइगोट है, और तुरंत उसके फौरन बाद डिवाइड करना शुरू कर देगा। इस तरह से स्पर्म की एंट्री जो हुई है उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन हो चुका। अब फर्टिलाइजेशन से का सिग्निफिकेंस क्या है, इस फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या है? फर्टिलाइजेशन से पहली चीज हेप्लॉइडी से वापस डिप्लॉइडी रिगेन होगी, क्योंकि स्पर्म और ओवम दोनों हेप्लॉइड हैं, हमको वापस डिप्लॉइड रिगेन करना है। तो क्या होगा, 2 स्पर्म और ओवम में हेप्लॉइड मिले तो डिप्लॉइडी मिल गई, तो इसलिए वो हेप्लॉइड किया था ताकि डिप्लॉइड दोबारा हमें मिल जाए, तो डिप्लॉइडी हुई पहला चीज। दूसरा, स्पर्म की एंट्री की वजह से oogenesis कंप्लीट हुई, अगर स्पर्म एंट्री नहीं होता तो oogenesis कंप्लीट नहीं होती। 2 बातें। तीसरी वाली बात, इसने सेक्स एस्टेब्लिश किया बच्चे का, स्पर्म की एंट्री से ही तो सेक्स एस्टेब्लिश हुआ कि अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म अंदर गया है तो लड़की और Y वाला गया है तो लड़का, तो इट हैज एस्टेब्लिश द सेक्स। और सेक्स लड़का हो या लड़की हो, ये किस पर डिपेंड करता है, मेल पे या फीमेल पे? मेल पे, क्योंकि मेल में हेट्रो वो होता है गेमेटिक होता है मेल, और फीमेल होमोगेमेटिक होती है। फीमेल में 2 गेमेट जैसे ओवो बनेंगे तो दोनों एक्स वाले ही होंगे, मेल में 2 बनेंगे तो 50% स्पर्म एक्स वाले और 50% वाई वाले, तो विल डिटरमाइन द सेक्स, इट विल द मेल। किसी आदमी की अगर 4 लड़कियां हो गई तो फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेल ही रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसका वाई क्रोमोसोम उस वाला स्पर्म मिल ही नहीं रहा। अच्छा, नॉर्मली अगर देखें तो फीमेल की पॉपुलेशन के मुकाबले मेल की पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से हल्का होता है। तो वाई क्रोमोसोम इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम मेल की बॉडी में सबसे छोटा क्रोमोसोम, ठीक। तो इसलिए वो थोड़ा सा हल्का होता है एक्स क्रोमोसोम के मुकाबले, इसलिए थोड़ा जल्दी पहुंचता है, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नहीं तो फिर लड़के ही लड़के होते, हर जगह थोड़ी कोरा बजाएंगे 100, ठीक। तो लड़के ही लड़के होते, लड़के लड़की दोनों बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट 50% चांसेस है, लेकिन लड़के होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब आजकल जो है ना गड़बड़ कर देते हैं, वो एक अलग चीज, ठीक। तो मेल जो है वो डिटरमाइन करता है सेक्स, तो स्पर्म विल डिटरमाइन द सेक्स। तो इसने फर्टिलाइजेशन से सेक्स का डिटरमिनेशन भी हुआ बच्चे का।
अच्छा, और क्या हुआ? द पोलरिटी ऑफ द एग एंड द फ्यूचर एक्सेस ऑफ द एम्ब्रियो विल आल्सो बी डिसाइडेड। कैसे समझना? नॉर्मली एग में आपको मालूम, एग इज अ टाइप ऑफ सेल, ये एक तरह की सेल। नॉर्मल कोई भी सेल हो उसी तरह से, बस फर्क है कि दूसरी नॉर्मल जो सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है या अप्लाइड है। एक डिफरेंस, और दूसरा एक और डिफरेंस है, वो ये कि नॉर्मल सेल में सिर्फ साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ होंगे, इसके साइटोप्लाज्म के साथ साथ में योग भी होगा। इसमें योग होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक। तो एक डिफरेंस ये आता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट है और बाकी में न्यूट्रिएंट उसमें नॉर्मल सेल में नहीं होता, तो उसमें न्यूट्रिएंट भी, तो ये डिफरेंस आता है। अब गौर कीजिए ये वाली बात पर, अमाउंट ऑफ योग जो कि इट इज द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, अमाउंट ऑफ योग डिसाइड्स द टाइप ऑफ द एग। कौन सा टाइप का एग है? तीन तरह के बोल रहा हूं, हमारे में जो है वो माइक्रोलेस्थाल है, माइक्रोलेस्थाल, मीजोलेस्थाल, मेगालेस्थाल, तीन तरह का एग होता है। माइक्रोलेस्थाल में योग कम है, मीजो में योग ठीक ठाक है, मेगालेस्थाल में योग ज्यादा है। हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? माइक्रो में कम है, मीजो में ठीक है, सॉरी मेगा में ज्यादा है। कंपैरिजन हो किससे रहा? किससे कम किससे ज्यादा? साइटोप्लाज्म। माइक्रो को मेगा से कंपैरिजन नहीं कर रहे। एक में दो चीजें, साइटोप्लाज्म और योग। नॉर्मल सेल में सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा, एक है तो उसमें योग भी होगा, न्यूट्रिशन। अगर योग का अमाउंट साइटोप्लाज्म से ज्यादा है देन इट इज नोन एज मेगालेसिथाल, दीर्घ पीता की अंडा। मेगालेसाल, पॉलीलेसाल, मुर्गी का अंडा वही है। मीजोलेसाल का मतलब हुआ योग को साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी लगभग बराबर है, लगभग ऑलमोस्ट, इसको कहेंगे मीजोलेसाल। और मैक्रोलेसाल का मतलब होता है योग की क्वांटिटी साइटोप्लाज्म से कम है। अब जैसे ध्यान देना, जिन एनिमल में जो एनिमल अंडे देते हैं ओविपेरस, लेकिन उनके ये पूरा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पहले से टाइप्स ऑफ एग, टाइप्स ऑफ क्लीवेज पढ़ाता था क्योंकि क्वेश्चन आते थे, अब आजकल नहीं आते। लेकिन एनसीईआरटी ने क्लीवेज का जिक्र जरूर किया हमारे वाले में, इसलिए उसका थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पैकेज में भी नहीं मिलेगा, इसलिए वाली बात को ऐसे ही सुनो और एंजॉय करो और जनरल नॉलेज की तरह लो। तो मेगालेसाल जिसमें योग की क्वांटिटी साइटोप्लाज्म से ज्यादा, ये एग उन एनिमल में होगा जो ओविपेरस से अंडे देते हैं लेकिन उनकी लाइफ में कोई लार्वा नहीं है। अंडा तो दे रहे हैं लेकिन लार्वा नहीं है उसका। इसका मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ योग इज सफिशिएंट फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट्स व्हाई लार्वा इज नॉट सीन। जब बच्चा निकल के आएगा तो वेल डेवलप होगा, अडल्ट की तरह दिखेगा। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योग इज देयर, दैट इज नोन एज मेगालेस्थाल। आप याद करो कि टेक्सोनॉमी हम पढ़ चुके हैं। फिशेज में आपने लार्वा देखा था? फिशेज में कोई लार्वा नहीं। फिशेज के अंदर एक कौन सा मेगालेस्थाल। एम्फीबिया में देखा था? देखा था, क्या नाम था? टेडपोल। इसका मतलब वो मेगालेस्थाल नहीं होगा। अच्छा, रेप्टाइल में देखा, बर्ड्स में देखा, प्रोटीन मेमल देखा? नहीं था। एम्फीबिया के बाद लार्वा ही नहीं, ठीक। रेप्टाइल, बर्ड्स और मेमल, इनके अंदर बच्चा वेल डेवलप पैदा होता है, इनमें योग मेगालेस्थाल है। अब लौट क्या हो वापस, मीजोलेस्थाल एक किस में होगा? जहां योग की क्वांटिटी इज इनसफिशिएंट फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए इनसफिशिएंट है। मतलब क्या हुआ? योग ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया, आधा डेवलपमेंट हो पाया था और योग खत्म हो गया, अभी डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ। अब इस एम्ब्रियो के पास दो ऑप्शन है, या तो उसको कोई बाहर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दे कि तुम वही रहो, हम खिला रहे हैं, अंडे में रहो, और या फिर ये खुद निकल के बाहर आए, खाए पिए और बड़ा हो जाए। तो कोई देगा नहीं, इसी को बाहर आना पड़ेगा। और जब ये बाहर आएगा इट विल नॉट लुक लाइक अडल्ट, ये अडल्ट की तरह नहीं दिखेगा। इट विल बी समवेयर इन बिटवीन द टू एंड पीपल्स कॉल द सेम एज लार्वा। लार्वा उसी जगह पे होता है या योग की क्वांटिटी साइटोप्लाज्म के बराबर होती है, ठीक। इसलिए लार्वा हो, फिर लार्वा खुद ही खाएगा पिएगा और बड़ा हो जाएगा। तो जितने भी तुमने लार्वा वाले देखे सब समझ लो, ट्रिक है ये याद रखने की। अंडे देने वाले लेकिन लार्वा नहीं है तो मेगालेस्थाल, अंडे देने वाले लार्वा है तो मीजोलेस्थाल। एक आध एक्सेप्शन होता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और अब आया मैक्रोलेस्थाल, योग की क्वांटिटी इतनी कम है कि हार्डली इट बिगिंस, इट डिप्लीट्स।
डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ नहीं कि वो खत्म, तो आप तो लार्वा तक की स्टेज पर नहीं पहुंचे, तो समवन हैज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड समवन इज हु मदर, फिर वो वाइविपेरस होगा, मदर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ये योग कौन सा होगा? माइक्रोलेसिथल। हमारा कौन सा होगा? समझ आ गई बात? योग की क्वालिटी इतनी कम है कि एम्ब्रियो तक नहीं बन, वो उसमें लार्वा तक नहीं बन सकता, इसलिए मदर हैज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। तो यूथेरियन मेमल जो है ना, उनमें माइक्रोलेसिथल एग होता है, क्वांटिटी बहुत कम होती है, सूक्ष्म पीता गेंड। अब गौर कीजिए, योग सैलेड होता है, अगर मेगालेसाल होगा या मीजोलेसाल होगा, यानी साइटोप्लाज्म पानी है, पानी और सैलेड दोनों बराबर बराबर हो, तो दोनों एक साथ नहीं रहते, सैलेड नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर तैरता रहेगा। और अगर सैलेड ही ज्यादा हो तो सैलेड ऊपर तक रहेंगे बिल्कुल, और पानी थोड़ी सी जगह पर रहेगा, तो दो पोल बन जाएंगे, एक पोल के ऊपर योग दिखेगा, एक पोल पर साइटोप्लाज्म दिखेगा। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी होगा, इसका मतलब हुआ साइटोप्लाज्म जो है उससे एनिमल डेवलप होगा, और योग क्या प्रोवाइड करेगा? वेजिटेबल्स, मतलब वो तो खाना। इसलिए योग साइड को बोलेंगे वेजिटल पोल, और साइटोप्लाज्म साइड को क्या बोलेंगे? एनिमल पोल, जिससे एनिमल डेवलप हो। एनिमल पोल जो वेजिटेबल जहां रखी हुई है, मैंने खाना ना रखा, उसका नाम क्या है? वेजिटल पोल। तो ये आपको कौन से एग में दिखेगा? मीजो और मेगा दोनों में दिखेगा। इसको कहते हैं टीलोलेसाल एग। टीलो मतलब हुआ एक सर, और हमारा वाला कैसा होगा? माइक्रोलेसा। ये डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कैसा होगा? योग की क्वांटिटी बहुत कम है साइटोप्लाज्म, योग का एक तरफ मेरे को तू, एक तरफ तुम रहो, बोले तेरी हैसियत है ऐसी, और आगे जो हिला देगा, क्योंकि योग बहुत कम है। तो कैसा होगा? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देयर इज नो एनिमल पोल और वेजिटेबल पोल इन ह्यूमन एग। क्यों? क्योंकि एक तरफ दूसरी तरफ है ही नहीं, आइसोलेसाल है, सब तरफ बराबर। अब बताना मैं क्या चाह रहा था, जिसकी वजह से इतनी कहानी सुनाई। स्पर्म ऑलवेज टेक्स द एंट्री फ्रॉम एनिमल पोल। स्पर्म हमेशा एनिमल पोल की साइड से एंट्री लेता है, किसी भी एनिमल, किसी भी एग में, क्योंकि उधर लिक्विड होता है, अंदर घुस जाएगा। वेजिटेबल साइड में घुसेगा सैलेड, तो वहीं फंस जाएगा, और खाने में ही फंस गया, निकला ही नहीं। इसलिए हमेशा एनिमल पोल की साइड से घुसता है। लेकिन हमारे में तो एनिमल वेजिटल पोल है ही नहीं। क्या हमारा चारों तरफ एक जैसा है, तो इसमें भी एंट्री किधर से लेगा? हमारे कहीं से भी ले लेगा। गौर करना, एंट्री वो कहीं से भी लेगा, उसकी एंट्री के बाद, स्पर्म की एंट्री के बाद, आई रिपीट, स्पर्म की एंट्री के बाद उस साइड को एनिमल पोल और उसके अपोजिट साइड को वेजिटल पोल कहेंगे। मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा? मैंने कहा था द साइड from which the sperm has taken the entry will be termed as an animal pole and the opposite will be the vegetal pole. I am not saying that sperm takes the entry from animal pole. ह्यूमन बीइंग में स्पर्म एनिमल पोल से एंट्री लेता है, ये मैंने नहीं कहा, क्यों? वो एनिमल पोल है ही नहीं। इसकी एंट्री के बाद उसको एनिमल पोल कहेंगे। एग यूं है, उसने यहां से एंट्री ली, ये एनिमल पोल, इसके बाद ये वेजिटल पोल। अगर वो यहां से लेता तो ये एनिमल पोल, ये वेजिटल, इधर से लेता तो ये एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल। क्लियर है? तो फिर इसने पोलैरिटी डिसाइड करी कि नहीं करी? तो हमने कहा था स्पर्म की एंट्री पोलैरिटी डिसाइड करते हैं, वही तो बताता है ये एनिमल पोल वेजिटल। और एक्सेस भी डिसाइड करता है कि एंटीरियर किधर होगा, पोस्टीरियर किधर होगा, वेंट्रल किधर होगा, डार्सल किधर होगा, ये भी एक का डिसाइड कर। कैसे? स्पर्म ने एंट्री यूं ली, सेंट्रियोल यूं गए, ठीक, स्पिंडल यूं बनी, सेल यूं डिवाइड करेगी। अगर स्पर्म यूं एंट्री लेता तो सेंट्रियोल ये जाते, ये बनता, और फिर एक यूं, वो जो जाइगोट है वो यूं डिवाइड करता, यानी उसके हिसाब से उसकी एक्सेस डिसाइड होती। तो स्पर्म की एंट्री डिसाइड्स द पोलैरिटी एंड फ्यूचर एक्सेस ऑफ द एम्ब्रियो। और क्या ये वेरिएशन में भी मदद करता है? क्यों? क्योंकि स्पर्मोजेनेसिस जब होती है तो क्रॉसिंग ओवर भी हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो कैरेक्टर तो सेम रहे, ट्रेड बदल गए, तो ये वेरिएशन भी मदद करता है, हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अब इसको सिर्फ सुने, ध्यान देखें। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग, कहां पर होगा ये फर्टिलाइजेशन? हाँ, ये बोलना भूल गए, क्या होगा? एम्पुला में, पुरानी वाली एनसीईआरटी में एम्पुला ईस्टमिक जंक्शन था। During copulation and coitus, sexual intercourse, semen is released by the penis into the vagina, that is insemination. The motile sperm swim rapidly pass through the cervix. The sperm enter into the uterus and finally reach the junction of the isthmus and ampulla. Ampullary isthmic junction, इसको मैंने काट दिया है आपके लिए, ठीक। Of the fallopian tube, fertilization actually takes place at the level of ampulla part of fallopian tube. Correction of NCERT 2019. ये मैंने आपको
ओल्ड एनसीईआरटी का दिखा रहा हूं, उसमें क्या लिखा है, रीच द जंक्शन ऑफ isthmus एंड एम्पुला, एम्पुलर isthmus जंक्शन ऑफ द fallopian tube, ठीक, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलर isthmus जंक्शन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक, लेकिन ये करेक्शन हो गया। अब ये न्यू एनसीईआरटी देखिए क्या लिखा हुआ है, enters into the uterus, finally reaches the ampullary region of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region. Ampullary stomach junction नहीं लिखा है, देख लो, ampullary stomach junction की जगह अब ampullary region लिखा है, where fertilization takes place, ठीक है। और fertilization तभी होगा जब स्पर्म और ओवम एक वक्त एक साथ पहुंचेंगे। वैसे ओवम 2 दिन सर्वाइव कर लेता है 48 आवर्स, और स्पर्म जो है ना 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन दोनों का अगर अलग अलग वक्त में आएंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन, हर सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन, हर एक से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक। फिर क्या आगे देखो, द ओवम रिलीज बाय द ओवरीज आल्सो ट्रांसफर्ड, वो तो वही है, हेंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुला, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल copulation लीड टू फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम is called fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of ovum. ये पिछले उसमें आ चुका है, zona pellucida carries receptors. Sperm need 2021. उसमें receptor होते. It induces changes in the membrane that blocks the entry of additional sperm. बताओ इसका मतलब क्या? Cortical granules जो उधर से निकल के आए हैं ना, वही सीमेंट की बोरियां, ये वही है. It ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The section of the acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces plasma membrane से मतलब oolemma. This induces completion of meiotic division of secondary oocyte. क्या मतलब है समझे? Secondary oocyte का meiotic division हो रहा है, ठीक। अब ovum नहीं कहा इसने, अब ध्यान दे रहे हैं ये। This induces completion of the meiotic division of secondary oocyte. Secondary oocyte का तो meiotic division करवा रहे हो, ठीक। The second meiotic division is also unequal. It results in the formation of second polar body and a haploid ovum. ओहो, oh really? आप सुनो ना, एक और बहुत मजेदार, ये दोनों के एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सही रिप्रेजेंट करते हैं इनकी इस हरकत को, कि अच्छा ओहो तुम तो इस तरह से कहते आ रहे थे, मतलब मेरा पूरा उन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्योंकि मैं तो चिल्ला रहा हूं कि तुमने ओवम ओवम ओवम, फिर इसने बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, इसने भी, ठीक है, और ये भी, ठीक। द सेकेंडरी meiotic division is also unequal. Is the formation of second polar body and haploid ovum that is ooted. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form diploid zygote. ये वही स्पर्म की एंट्री और समय दिखा चुका हूँ। स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन वो करने की जरूरत नहीं, मैंने जो आपको बताया था वही लिखा हुआ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। ये सब कुछ मैंने वही सब, it suppresses the metaphase promoting factor, secondary oocyte to complete equational division, ovum, ये सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ। Second polar body is also accompanied by the release of cortical granules. नहीं मतलब आपको ये लगे कि वो चीज जो आपने बोली थी लिखी नहीं, लिखी हुई है, दिख रही है, आप फिक्र मत करो, everything is written black and maroon, अब कहते हैं black and white. The proximal center of sperm divides into two which occupy polar position. Take right angle to the entry of sperm and form a spindle. The male and female pronuclei, nucleus जब अंदर की साइड में दो nucleus होते हैं तब हम उसको pronuclei कहते हैं. Have sperm and ovum before fusing to form zygote. Make their chromosome arranged linearly एक के नीचे एक at a quarter of spindle, and the process termed as amphipexis. The resultant structure is now termed as zygote. Zygote divides by first cleavage division to form two blastomeres. Cleavage का मतलब क्या होता है? देखिए क्लीवेज डिवीजन जो होता है इनिशियल डिवीजन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के इनिशियल डिवीजन को क्लीवेज डिवीजन कहते हैं, एंड दिस इज माइटोटिक डिवीजन. बॉडी में दूसरी जगह पे जब डिवीजन होता है उसको माइटोटिक डिवीजन कहते हैं. यहां पर जाइगोट में भी माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और दो डाटा सेल बन रही हैं जिनका नाम ब्लास्टोमेर रखा है. तो इनको क्लीवेज क्यों बोला? बाकी सब जगह पर तो आप उनको माइटोसिस बोलते हो, यहाँ पे माइटोसिस को माइटोसिस ना बोल के क्लीवेज बोलते हैं. उसका मैं रीजन बता रहा हूँ, उस बात पर ध्यान देना और समझने की कोशिश करो. क्योंकि एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है तो मेरे समझाना जरूरी. हाँ मैं लिखा हुआ नहीं दूंगा ये पक्का है, क्योंकि उसने एनसीईआरटी ने डिटेल नहीं पूछा है तो मैंने भी नहीं कहा, मैं सब वहां समझा जरूर देता हूँ. क्या आप देखो
और एक आध बार शुरुआत के अंदर कभी पूछूंगा भी, बाद में फिर नहीं पूछूंगा, वही पूछूंगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बाकी तो उससे पहले कुछ ना कुछ पूछूंगा। क्लीवेज डिवीजन आर इनिशियल डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के इनिशियल डिवीजन को कहते हैं, दे आर एब्सोल्युटली माइटोटिक डिवीजन, लाइक एनी माइटोटिक डिवीजन टेकिंग प्लेस एल्सवेयर इन द बॉडी, बट देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस। एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या, जब माइटोसिस होती है, क्योंकि जब मैंने कहा लिखा हुआ नहीं दूंगा तो आप उसको एंजॉय करके सुनो। जब माइटोसिस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, माइटोसिस बोलना तो 1 2 तो बोलेंगे नहीं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, इन सब फेज होने के बाद 2 डाटा सेल बन जाती, फिर वो डाटा सेल इंटर इनटू व्हाट, फिर वो दूसरी एक स्टेज आती है, कहते हैं इंटरफेज। क्या इंटरफेज एक रिलैक्स स्टेट है, रेस्टिंग फेज है? बिल्कुल नहीं, उसमें बहुत एक्टिविटीज होती हैं, सिर्फ सेल डिवाइड नहीं करती लेकिन वो फिर से प्रिपेयर होती है। उसमें क्या क्या होता है? देखिए, मुझसे जीवन रावण मत बोलो, ठीक? मुझे तो मैं ये बताता हूं, उसके अंदर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन होता है और सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोटीन्स होता है, और डाटा सेल का साइज मदर सेल के बराबर वापस हो जाता है ताकि वो फिर से डिवाइड कर। ये मदर सेल है, डिवाइड करेगी, ये डाटा सेल, फिर ये उठा के फिर बड़ी हो गई, फिर डिवाइड करेगी, यानी ग्रोथ विल टेक प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेस, ठीक? तो जब वो सेल डिवाइड होकर गई है तो हमने ये क्यों कहा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन, क्योंकि गई क्या है, ये माइटोसिस जब होती है तो पूरे क्रोमोसोम हमारे, जैसे ये वाली सेल डिवाइड करेगी 46 क्रोमोसोम, 40 क्रोमोसोम पूरे अरेंज हो गए, ये गए 46 और इधर भी गई सेल के अंदर 46 क्रोमेटिड। तो सेल में जो डाटा सेल में गए क्रोमोसोम नहीं गए, आपको याद है ना, क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, ये याद है नहीं, ये भूल गए, उसमें ये नहीं होता, बस ये क्रोमेटिड बीच में सेंट्रोमियर और एक डीएनए पे एक डीएनए और दोनों डीएनए सेम कॉपी होते हैं, एक डीएनए 2 कॉपी में और प्लस हिस्टोन, याद आया? ठीक, तो वापस आओ, तो एक जब ये यहां से डिवाइड किया तो एक सेल में 46 क्रोमेटिड और दूसरी सेल में भी 46 क्रोमेटिड चले गए, ठीक? और हर क्रोमेटिड के ऊपर एक ही डीएनए गया, लेकिन ये तब तक डिवाइड नहीं करेगा जब तक कि आप इसको वापस क्रोमोसोम में कन्वर्ट ना करो, और क्रोमोसोम कन्वर्ट करने का मतलब हुआ डीएनए का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन करो, हिस्टोन प्रोटीन उसका पैकिंग मटेरियल होगा, जब वो दोनों हो जाएंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, लीजिए होगा क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमेटिड जो है ना 46 क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद साइटोप्लाज्म में और भी प्रोटीन बनेंगे, एंड द साइज ऑफ द डाटा सेल विल इंक्रीज टू द साइज ऑफ मदर सेल। नाउ द इंटरफेस इज कंप्लीट, और अब इसके बाद फिर आप दोबारा सेल को डिवाइड कर सकते हो। तो हर बार यहां से डिवाइड करेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये चलता है, ठीक? ये हर जगह पर पूरी माइटोसिस में, बस यहां पर एक डिफरेंस आने वाला है क्लीवेज की माइटोसिस में। क्या? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी होगा इंटरफेस में, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन भी होगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम भी होगा, बट synthesis of other protein will not take place. What does it mean? The size of data cell will go on decreasing after every successive division. जो डाटा सेल है उसका साइज मदर सेल के बराबर नहीं होगा, मतलब इंटरफेस विदाउट ग्रोथ हो रही है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम सब होगा, सिर्फ डुप्लीकेशन ऑफ वो सिर्फ सेल का साइज नहीं बढ़ेगा, और सेल का साइज हर बार कम होगा। जैसे आपने एप्पल लिया, एप्पल इतना बड़ा आपने कट किया, 2 टुकड़े हो गए, ये 2 टुकड़े ओरिजिनल एप्पल से छोटे, अब आपने राइट एंगल घुमाया फिर कर दिया, 4 टुकड़े हो गए, फिर कर दिया 8 हो गए, ये करते रहे, इतना बड़ा वो स्ट्रक्चर अभी भी उतनी बड़ा देखेगा एप्पल, लेकिन पहले एक पीस में था, अब ढेर सारे हो गए, हर बार टुकड़ा छोटा हो रहा है। इन द सेम मैनर द क्लीवेज इज स्टैकिंग प्लेस, क्लीवेज भी बिल्कुल इसी तरह से हो रही है, हर बार सेल का साइज घट रहा है। सर ऐसा क्यों? और बाकी जगह पे माइटोसिस जब होती है, सेल का साइज, डाटा सेल का साइज मदर सेल के बराबर जब तक ना हो जाए सेल डिवाइड नहीं करेगी, यहां सेल का साइज हर बार घट रहा है, इसलिए क्योंकि एग इज द लार्जेस्ट सेल, रीजनिंग आ रही है, ध्यान देना, एग इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल्स बॉडी, लैंग्वेज नहीं बोला, वो तो न्यूरॉन है, इट इज द लार्जेस्ट सेल, इसका साइज तो मिलीमीटर में बोलते हैं, 0.2 मिलीमीटर करीब, सेल का साइज पॉइंट में कहें लेकिन मिलीमीटर अगर यूनिट हो तो बहुत बड़ी है। तो एग इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल बॉडी, स्पर्म की एंट्री के बाद भी वो लार्जेस्ट ही रहे, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। और उसको यूं समझो कि मान लीजिए नॉर्मल सेल इतनी बड़ी है आपके अंदर, बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल इतनी बड़ी है, आप में, मुझ में, सब में, तो एग इतना बड़ा है,
अगर आपकी सेल इतनी बड़ी है, बॉडी की पूरी सेल और मेरी भी, तो एग आपके अंदर फिर समझ लो इतना बड़ा होगा। रिलेटिव देख रहे हैं। अगर मान लो तुमने क्लीवेज में इंटरफेस विद ग्रोथ कर दी, हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस विदाउट ग्रोथ, इसको डिवाइड किया, छोटी हो गई, फिर और डिवाइड किया और छोटी हो गई, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जब सेल का, डॉटर सेल का साइज किसकी सेल के बराबर हो जाए, मदर सेल नहीं, मदर की सेल, मदर की सेल, पूरी बॉडी मदर सेल तो वो है। उसके बाद थोड़ी करेंगे, बोले एप्पल को कट कर रहा, कब तक, जब तक के छोटे टुकड़ों के साइज एप्पल के बराबर हो जाए। अबे पागल, कैसे होगा एप्पल के बराबर? हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि उस सेल का साइज मदर की बाकी बॉडी सेल के बराबर ना हो जाए। एग इतना बड़ा था, बॉडी सेल इतनी बड़ी थी, करते जाओ करते जाओ कर जाओ, और जब यहां पर आ जाए उसके बाद इंटरफेस विद ग्रोथ, दैट इज नॉर्मल माइटोसिस, और उनकी डॉटर सेल को डॉटर सेल ही कहेंगे, तब ब्लास्टोमेयर नहीं कहेंगे। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, एग इतना बड़ा, बॉडी की सेल इतनी बड़ी, इतना बड़ा एग जो है डिवाइड किया इंटरफेस विद ग्रोथ, तो बॉडी की पूरी सेल इतनी बड़ी हो गई, तो फिर उसका एग इतना बड़ा होगा। इंटरफेस विद ग्रोथ, तो पूरी बॉडी की सेल इतनी बड़ी हो गई, हाथ से नहीं बढ़ा सकते। फिर एग इतना बड़ा, इंटरफेस विद ग्रोथ, तो वो ऊपर की साइड निकलते ही चलेगा। हम अंगूठे के नीचे खड़े होकर मोबाइल पे बात कर रहे हैं, हेलो कैसे हो, वो क्या सिग्नल नहीं मिल रहा है, बोले बादल हटा देना। अब सोचिए क्या हो जाते हम, क्या सके, कितनी बुरी हालत हो जाती, नमन क्या बन जाते। थैंक्स गॉड इंटरफेस विदाउट ग्रोथ हुई, और सेल को छोटा करते 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 उस साइज में ले आए जिस साइज में बॉडी की बाकी सेल होती हैं। उसके बाद इंटरफेस विद ग्रोथ होगी, उसके पहले। तो अब जैसे ये वाली इतना बड़ा सेल, इतनी बड़ी है, इंटरफेस विदाउट ग्रोथ, 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 इंटरफेस विद ग्रोथ, विद ग्रोथ, विद ग्रोथ, विद ग्रोथ। समझा गई कहानी? इसलिए क्लीवेज डिवीजन जो है बाकी माइटोटिक डिवीजन से अलग है। और इसलिए सेल का, तो अब आप देखो जाइगोट का साइज और जाइगोट डिवाइड कर जाएगा, बनेगा मारूला। जाइगोट और मारूला के साइज में कोई डिफरेंस होगा? सोचो, दो एप्पल बराबर साइज के लिए एक ऐसे छोड़ दिया, दूसरे के 4 टुकड़े कर दिए, बताओ दोनों में कौन सा बड़ा है? अब दोनों बराबर है ना। पहला एप्पल है यानी जाइगोट, दूसरा कस्टर्ड एप्पल है मारूला। कैसे होगा? छीतवल, छीतवल एनोडाइस कोमोसा, यही तो आर्टिकल नेम उसका, ठीक। चारों वो छोटे छोटे यूं दिख रहा है, दोनों बराबर साइज के, समझ लो। तो मारूला और जाइगोट के साइज में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों के साइज बराबर है। इंटरफेस विदाउट ग्रोथ करके मारूला बनता है। इसलिए मैंने कहा क्लीवेज डिवीजन समझ में आ गया। क्या होगा? जाइगोट डिवाइड बाय फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, यानी पहली डिवाइड करेगा इनटू 2 ब्लास्टोमेयर्स, और ब्लास्टोमेयर भी तब तक का होगा जब तक कि उनका साइज मदर की बाकी सेल के बराबर ना हो जाए। उसके बाद फिर उसको डॉटर सेल लिखेंगे। अभी जो बोला था, इट हैज टू रिगेन द डिप्लॉइडी थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमेट्स। एंट्री ऑफ स्पर्म स्टिमुलेट द कंप्लीशन ऑफ oogenesis, ठीक। एंट्री ऑफ स्पर्म डिसाइड द पोलरिटी ऑफ एग, द साइड ऑफ एग फ्रॉम वेयर द स्पर्म हैज एंटर्ड इज नाउ टर्म्ड एज एनिमल पोल एंड फ्यूचर एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। आपको समझाने के लिए बातें लिख दी हैं। फर्टिलाइजेशन आल्सो हेल्प्स इन द वेरिएशन थ्रू जन। ये घर जाकर आज हर हाल में इसको पढ़कर सोना, पूरा एक बार चेक करके, ताकि आपको चीजें याद रह जाएं, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें स्वभाव में बोली हैं। फर्टिलाइजेशन आल्सो हेल्प्स इन वेरिएशन थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ऑफ गेमेटोजेनेसिस, सो इट प्लेज अ डिफरेंट रोल इन एवोल्यूशन। फर्टिलाइजेशन एस्टैब्लिशेस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ये सब बेवकूफी का एक पैराग्राफ है जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि तुम्हें पता है कि मेल में XY होते हैं और फीमेल, ये यार बस में ये the sex of baby has been decided I go to self इसमें समझाने जैसी कोई चीज नहीं है, तुम खुद समझ जाओगे। पागल नहीं हो, मैं कुछ समझाने लगूं। एनसीईआरटी समझती है, तुम लोगों को बेवकूफ समझती है, उन्हें कैसे मालूम, ठीक। तो हम कहें तो समझ में आता है। जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू फीमेल बेबी, XY वुड फॉर्म ए मेल। अब नहीं लग रहा ये बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप हमसे।
बातें बड़ों की हैं, बातें बच्चों की तरह कर रहे हैं, ठीक। दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय द मदर। बड़े इसको उन्होंने इटैलिक्स में लिखा है, मतलब लहरा के तिरछे हो के बता रहे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एग अप टू इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ फेलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद एक जो है रोल करने लगेगा और अंदर की साइड जाएगा यूट्रस के अंदर और वहां पे उसका इम्प्लांटेशन होने वाला है, ठीक। जब रोल करते हुए जाएगा सीरिया मदद करेंगे फेलोपियन ट्यूब के, दो काम एक साथ होंगे, एक तो वो अंदर की साइड मूव कर रहा होगा और दूसरा काम जो हो रहा होगा वो ये कि उसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया होगा क्लीवेज का, ठीक। तो पहली स्टेज मारूला आएगी, फिर ब्लास्टूला आएगी। ब्लास्टूला ऑफ मेटाथेरिया एंड यूथेरिया, कैंगरू और यूथेरिया इज नोन एज ब्लास्टोसिस, उसको ब्लास्टोसिस कहते हैं, तो दैट इज नोन एज ब्लास्टोसिस, ठीक। और वो किस तरह से होता है आइए उसको हम चेक करते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेंगे उसके अंदर, लेकिन मैं जरा यहाँ पे ऐसे ही समझाता हूँ, अपने स्टाइल में समझाता हूँ, फिर लिखा हुआ तो मैं बाद में भी दिखा सकता हूँ आपको। इधर से आएगा नहीं आएगा? समझ लो ये एग है, ये एग है और ये डिवाइड, उसके ऊपर फेलोपियन ट्यूब, वो उसके ऊपर जो करोना डेटा गायब हो गया, करोना डेटा के अलावा उसके ऊपर एक लेयर अभी भी बची हुई है, करोना डेटा तो नहीं है लेकिन ये लेयर तो बची हुई है उसके अंदर। ये कौन सी लेयर है? जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा अभी भी है, ठीक। और ये कहां पर है? फेलोपियन ट्यूब में, समझ लो इस साइड है। अब इसको यहां पे आना है यूट्रस के अंदर, यूट्राइन कैविटी के अंदर इसको आना, तो ये अंदर की साइड में डिवाइड करता जाएगा, ध्यान देना, ठीक। ये डिवाइड करेगा और आगे की साइड बढ़ता जाएगा, ठीक। ऐसे डिवाइड हो गया, फिर ये यहां से डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड करते चले जा रहा है, ठीक। और अब ये रोल भी करेगा, ये आगे की साइड बढ़े, जैसे जो रोल करेगा फेलोपियन ट्यूब से एक प्रोटीन निकलेगा, अल्ब्यूमिन प्रोटीन, और अल्ब्यूमिन प्रोटीन की एक लेयर और उसके चारों तरफ बन जाएगी, अल्ब्यूमिन प्रोटीन की एक लेयर चारों तरफ बन जाएगी, रोल करके जा रहे। मतलब जैसे क्या हुआ फिल्मों में दिखाते हैं ना, हीरो की और किसी की लड़ाई हो रही है और फिर दोनों कीचड़ में चले गए, तो समझ नहीं आ रहा किसके घूसे मारने पे हम कहें आओ, किस पे कहें वाह, है ना। दोनों को दोनों लथपथ होगा, जैसे वो नायक फिल्म थी ना, नायक, जो इतनी बार देखी कि लगता है हम खुद ही नायक हैं, ठीक। सूर्यवंशम और नायक, ये दो तो उन्होंने पागल करके रखा हुआ है ना। और इस पे क्या खुश हो रहा है? तो ये ऐसा जो लुढ़केगा तो उसके ऊपर एल्बम का ऐसा कोट लिपट जाएगा। जोना पेलुसिडा इज नॉट गोइंग टू डिसअपियर, करोना इट हैज डिसअपियर्ड, बट जोना पेलुसिडा विल परसिस्ट। फेलोपियन ट्यूब से आप आगे साइड बढ़े। अब गौर कीजिए, इसको मैं इसको रोक रहा हूं, ये वाली चीज नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ये दिखा रहा हूं, जोना पेलुसिडा भी रोक दे, मतलब बाहर होगा, उसको बनाने कोई मतलब नहीं। अब अंदर की साइड में स्ट्रक्चर क्यों देखते हैं कि अंदर की साइड में क्या दिख रहा है, ठीक। ये डिवाइड करेगा, ठीक, और इस तरह से ये ऐसा पूरा अंदर साइड में भी 16 सेल स्टेज बन गए, 4, 16, 18 ऐसे 32, तो 16 सेल स्टेज को हम मारूला कहेंगे। अब इसके बाद बीच वाली सेल इसमें से कई गायब हो जाएंगी। अच्छा, बीच वाली सेल गायब हो गई तो ये एक हॉलो स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहेंगे ब्लास्टूला। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, नॉर्मल ब्लास्टूला दूसरे एनिमल में होता है, उससे ये हटकर ये वाले की जगह ये दिखाते हैं, ठीक। और यहां पर एक सेल का गुच्छा जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे लटका हुआ यहां पर दिख रहा है, एंड द होल स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, यानी ब्लास्टूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो यूथेरियन मैमल और मेटाथेरियन दोनों को कहते हैं। इस अब ये पूरे ब्लास्टूला में ये सेल क्या है, इनको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट एनसीईआरटी ने भी कहा। और ये जो गुच्छा लटका हुआ इसको कहते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। इसको एम्ब्रियोनिक नॉब भी कहते हैं। एक जगह और हम नॉब पढ़ेंगे, सिनेप्टिक नॉब, न्यूरॉन में जब आएगा तो ये पूछूंगा, है ना, कितनी अच्छी बात। तो इनर सेल मास और एम्ब्रियोनिक नॉब। अब गौर कीजिए, यही है जो ये एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा, पूरी बॉडी की एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यानी पूरा एम्ब्रियो ये बनाएगा। इसमें जर्मिनल सेल्स है, ये पूरा यही बनाएगा। और ये क्या बनाएंगे उसको हम देखते हैं। ये अब आप गौर करना मैं क्या कह रहा हूं, ये ट्रोब्लास्ट सेल है, ट्रोब्लास्ट है, ये भी ट्रोब्लास्ट है, ये भी ट्रोब्लास्ट है। लेकिन ये ट्रोब्लास्ट थोड़ा प्रिविलेज टाइप की है। क्यों? क्योंकि ये वो ट्रोब्लास्ट है जिसे इनर सेल मास जोड़ा हुआ है, बाकी सेल से नहीं जोड़ा हुआ।
इसे इन ट्रोफोब्लास्ट सेल का एक अलग से भी नाम होता है, जिससे वो ट्रोफोब्लास्ट सेल जिनसे एम्ब्रियोनिक नाप जुड़ी हुई है या नर सेल मास, वो कहते हैं सेल्स ऑफ रोबर। सेल्स ऑफ रोबर, यह क्वेश्चन 3 बार लगातार 3 बार एम्स में आया है। जब एम्स सेपरेट हुआ करता था 3 साल तक गया कि सेल्स ऑफ रोबर कहां पर होती हैं, वो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर होती हैं, ब्लास्टोसिस्ट में, और उनसे इनर सेल मास जुड़ा रहता है। रॉबर नहीं कह रहे हैं, डाकू नहीं कह रहे हैं, वैसे हम रॉबर वर्ड भी यूज करते हैं कहीं पर, फूड रॉबर। फूड रॉबर मतलब क्या हुआ, इंटेस्टाइनल हेलमिन, जो हमारा खाना खा जाते हैं, जैसे एस्केरस, पटार है ना, इनको वो टाकू हैं, हमारा खाना खा गए, ठीक, उस जगह पे हम कहते हैं। खैर, सेल्स ऑफ रूबर कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट सेल। गौर से सुनो, ट्रोफोब्लास्ट सेल सेल्स ऑफ रूबर है। अब क्या हुआ, इन सेल के अंदर ही एक्शन होगा। क्या होगा, आइए इसको बेटा चलो अलग से बना देता हूं, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये सेल डिवाइड करेंगे, इसको दोबारा बनाया मैंने ताकि पीछे से भी दिख जाए, ठीक। अंदर की साइड में ये भी मैंने कर दिया, इनर सेल मास ऐसे बनेगा, ठीक। और फिर ये देखिए, ये सेल डिवाइड करेंगे, कौन सी सेल्स ऑफ रूबर डिवाइड करेंगे बस, और कोई सी सेल डिवाइड नहीं करेंगे ट्रोफोब्लास्ट की। और डिवाइड करने के बाद उनसे एक और लेयर बन जाएगी, एक नीचे की साइड लेयर है ही, और एक लेयर और अपोजिट साइड बन गई, पूरे में नहीं करेगी, सिर्फ यहीं पर बनी। फिर इनके अंदर एक चीज होगी, बीच की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी गायब हो जाएगी, ठीक। और जब बीच की प्लाज्मा मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी तो उसके अंदर न्यूक्लियस ढेर सारे आपको देखने को मिलेंगे। क्या बीच की मेम्ब्रेन खत्म हो गई तो न्यूक्लियस ढेर सारे दिखने लगे, क्या हो गई, वो मल्टी न्यूक्लियट। क्या कहते हैं उस मल्टी न्यूक्लियट को ज़ूलॉजी में, सिंसिशियल। और इसमें ये क्या देखने लगे, माइक्रोब्लाई। नाउ दिस इज नोन एज सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट। और जो नीचे वाली है, जो डायरेक्ट अभी भी इनर सेल मास के कांटेक्ट में है और उनकी सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, उसको कहेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ऊपर वाली सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, यही सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट है जिससे एक एंजाइम निकलेगा, ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम निकलेगा। एफएसएच लाइक एक्टिविटी हमने कहां करवाई थी, तुमने कहा एमओईटी में, एमओईटी के अंदर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, याद है, वहां एफएसएच लाइक एक्टिविटी गाय में करवाई और वो ढेर सारे सुपर ओव्यूलेशन करवाया। फिर 6 to 8 एग प्रोड्यूस किए, फिर 8 to 30 सेल 2 सेल स्टेज के बीच में नॉन सर्जिकली रिमूव करके दूसरी इंफीरियर क्वालिटी के अंदर वाली गाय के अंदर ट्रांसफर कर दिया, सरोगेसी। कुछ ज्यादा आया नहीं आ रहा। खैर, तो यहां पर इसको ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, इन्हीं से ट्रिप्सिन लाइक एक एंजाइम निकलेगा। और आपको मालूम ट्रिप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। ये क्या करेगा जब निकलेगा, और तब तक जब तक ये बन जाएगा तब तक ये कहां चलेगा, फिलिपिन ट्यूब क्रॉस करके ये यूट्रस में आ चुका होगा बच्चा, एम्ब्रियो। और अब आने के बाद यूट्रस की जो दीवार है, आपको मालूम दीवार कैविटी के अंदर डेवलप नहीं होते, हम दीवार में डेवलप हुए थे। हाँ, वो अनारकली, ठीक, अंदर की साइड में डेवलप हुए थे, अंदर की साइड धंस गए थे, ठीक। उसमें तो जब धंसेंगे तो आपको मालूम है इसके ऊपर क्या क्या होगा, आपको पता है ना। यहां पर एक और चीज थी हमने अभी जो बनाई थी, फिर से बना रहे हैं, ये क्या था, जोना पेलुसिडा। उसके ऊपर एक और था, क्या था, अल्ब्यूमिन। ये सब चीजें थी। और ये कहां पे आ गया, यूट्रस के अंदर। अब मान लो ये यूट्रस की दीवार है, ठीक, इस यूट्रस की दीवार में इसको डेवलप होना है। ये मैं कर दिया, फिर अंदर की साइड में और कर देता हूं आपको ताकि दिख जाए इसमें। एक ये हो गई लेयर, और उसके बाद फिर ये एक और हो गया, ठीक। समझ गए, कुछ समझ आ रहा है क्या, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक। और इसके अंदर की साइड में क्या लगा हुआ होगा, इनर सेल मास। इसीलिए मैंने इसको सब हटा दिए थे आपको ये दिखाने के लिए। अगर पूरा दिखाता तो फिर मुझे इतना छोटा करना पड़ता। और अब इसके बाद क्या होगा, इससे एंजाइम निकला, कौन सा, ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम। उससे क्या करेगा, जोना पेलुसिडा किसका बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन, वो इसको डिसॉल्व करेगा। और किसको डिसॉल्व करेगा, अल्ब्यूमिन। कोड किसका, अल्ब्यूमिन, क्या है वो, प्रोटीन। दोनों को डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद ये अंदर की साइड में आ गया। व्हाट इज दिस, इम्प्लांटेशन। कौन से दिन, 7th और 8th डे ऑफ कंसेप्शन। फर्टिलाइजेशन के 7वें 8वें दिन इम्प्लांटेशन होगा। और ये जो कोरियन दिख रहा है, सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, यही डेवलप होगा कोरियन में।
और फिर कोरियन ही बनाएगा प्लासेंटा। तो सिस्टोब्लास्ट विल बी ट्रांसफॉर्म टू कोरियन और फिर कोरियन ही बनाएगा प्लासेंटा, और इसी कोरियन से एंजाइम निकल वो भी निकलेगा हार्मोन HCG। कौन से दिन से लगेगा? जिस दिन इम्प्लांट हुआ उसी दिन से। और वो ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको बोलते हैं, जो LH को मेंटेन करेगा, और LH को मेंटेन नहीं करेगा, LH की तरह कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, फिर वो प्रोस्टान निकालेगा, फिर ये कोरियन को और डेवलप करेगा, और वो प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। कुछ समझ में आ रही कहानी? नहीं आ रही? ये कब हुआ है? 7वें 8वें दिन। ये यहां से इसको तोड़ के हम अंदर की साइड में लाए, और जब ये आ जाएगा तो वापस ये दीवार दोबारा बन जाएगी। ये अंदर आ चुका है। हमने कहा था ना, अंदर घुसे दीवार फिर पीछे से बन गई। अब जब बाहर आएंगे तो तोड़फोड़ मचा के ही आएंगे। ठीक, तो इस तरह से इसका इम्प्लांटेशन जो है वहां पे होता है 7वें 8वें दिन। ये मैंने पूरा तरीका बताया के साथ। अगर जोना पेलुसिडा पहले निकल जाए, जोना पेलुसिडा अभी डिसअपियर शुरू हो जाए, ये फिलामेंट ट्यूब में चिपक जाएगा, तो स्टिकी नेचर का फिलामेंट ट्यूब में। और फिलामेंट ट्यूब में अगर चिपक गए तो उस प्रेगनेंसी को बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस के अतिरिक्त कहीं भी हो गई हो तो वो फ्रूटफुल नहीं आती, उसको निकालना ही पड़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम अगले चैप्टर जो उसका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उसके अंदर हम उसके बारे बात करेंगे। ठीक, वो जब आएगा तो उसके बाद डिस्कशन होगा, तब मैं आपको बताऊं। तो इसलिए जोना पेलुसिडा को उस वक्त शुरू में अलग नहीं होना चाहिए, वो अगर अलग हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दिस हाउ इम्प्रेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से, वो सब मैंने बताया। साइटोट्रोप्लास्ट जो था वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा एमनियन। एमनियन जो एग के चारों, एम्ब्रियो के चारों तरफ लेयर बना देगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग, और उसके अंदर एक फ्लूइड भर जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, पूरी कहानी आपको मैंने सुना दी आपको। ठीक, आइए लिखा हुआ देखिए। द कोरोना डिसअपियर इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन बट जोना पेलुसिडा परसिस्ट which disappear before implantation. Cleavage in human beings is equal holoblastic, मतलब कि वो आप पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। इक्वल मतलब ए से डिवाइड किया, फिर ए से डिवाइड किया, मतलब एप्पल को अगर आप यूं डिवाइड करो 2 टुकड़ों में, फिर यूं किया 4 टुकड़े, और फिर तीसरा वाला डिवीजन किया तो ऊपर के 4 छोटे बच्चों के लिए और 4 नीचे बड़ों के लिए, तो ये अनइक्वल कहलाएगा। लेकिन अगर आपने 20 से डिवाइड किया तो ऊपर के 4 और नीचे के 4 बराबर हैं, तो ये कहलाएगा इक्वल। तो ह्यूमन बीइंग में कौन सी होती है? इक्वल होलोब्लास्टिक। The cells of tropoplasm which are in direct contact with the embryonic nerve are known as cells of Rover, which divide and redivide to form another layer towards zona pellucida known as syncytial tropoplasm. The pulp membrane of its cells are lost, which differentiate into chorion and finally into placenta. The inner cell of tropoplasm lying towards embryonic nerve is now termed as cytoplasm that develops the amnion later. It is on the day of implantation, 7th or 8th day of conception, that the syncytial tropoplasm secretes trypsin-like enzyme, which brings about the dissolution of zona pellucida in endometrium at the point of contact, causing blastocysts to be embedded into the endometrium. Implantation or nidation represents the beginning of pregnancy gestation. The human embryo is referred to as fetus. मैंने बताया था आपको 8th week of pregnancy के बाद हम उसको fetus बोलते हैं। मैंने बताया था आपको हम उसको fetus बोलते हैं। कब? 8th week of pregnancy के बाद। क्यों? तब लगने लगे ये आदमी का बच्चा है। जब उसके चारों हाथ पैर दिखने लगे तब हम बोलते हैं कि यह फीटस है। उससे पहले 2 महीने तक उसको फीटस नहीं कहते। और 2 महीने के बाद भी हमारा साइज कितना था पता है? था मैंने पता 8 वीक्स के बाद 1 इंच, क्योंकि शुरू में सेलुलर डिफरेंशिएशन वो सब कुछ चलता है तो टेक्स टाइम, तो इसलिए धीरे धीरे ग्रोथ होती है और फिर ग्रोथ तेजी से होती है। The size of human fetus at the end of 8th week is only 1 inch, and this much smaller size of the fetus caused due to extremely slow pace of development, which in turn is due to division, migration and differentiation of the cell. कि कौन सी सेल को हार्ट बनाना है, कौन सी किडनी बनाना है, किसको लिवर बनाना है, ये सब भी तो डिसीजन चल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एग अप टू इम्प्लांटेशन एनसीईआरटी क्या कहती है? देखो, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट as the zygote moves through the isthmus of the oviduct, oviduct के isthmus से क्रॉस करेगा यूट्रस में आने वाला, called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres. अब आपके लिए क्लीवेज और ब्लास्टोमेर का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 blastomeres is called marula. The marula continues to divide and transform into blastocysts as it moves to further into the uterus. चलो एक सवाल पूछ रहा हूं मैं वैसे ही आपसे, जाइगोट और मारूला दोनों में साइटोप्लाज्म किस में ज्यादा है? जाइगोट और मारूला में से साइटोप्लाज्म किस में ज्यादा है? दोनों में बराबर है, क्योंकि एप्पल को आपने यूं करके डिवाइड किया, दोनों बराबर। अच्छा बता, न्यूक्लियर प्लाज्म किस में ज्यादा है? मारूला में न्यूक्लियर प्लाज्म ज्यादा है, क्योंकि उसमें कई सेल है और कई सेल है तो सब में न्यूक्लियस होगा।
साइटोप्लाज्म तो टोटल उतना ही होगा, लेकिन हर सेल के अंदर न्यूक्लियस जरूर होगा, तो इसलिए न्यूक्लियर प्लाज्म बढ़ गया, साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ा, ध्यान रखना। बस इतनी चीज हमेशा याद रखें, इंटरफेस विदाउट ग्रोथ हुई है। अच्छा, एक बुक में लिखा हुआ देखा था, इंटरफेस मतलब क्लीवेज में माइटोसिस विदाउट इंटरफेस। एक बुक में मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर्सनल आंखों से। मतलब क्या लिखा है कि विदाउट इंटरफेस ही नहीं हो रही। अबे पागल कहेंगे, अगर इंटरफेस नहीं हुई तो वो जो डाटर सेल है उसमें तो क्रोमेटिड गए, क्रोमोसोम थोड़ी गया। हमने उसको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से ऑफ स्टोन करके उसको क्रोमोसोम बनाया था, तू तो क्रोमोसोम ही नहीं बना रहा। अब आप सोचो, ये सेल डिवाइड करी, ये चले गए, अब ये पहुंचे, बोले अब हम इंटरफेस नहीं करवाएंगे, तो बोले इसका क्या हुआ, अब इसी को डिवाइड करेंगे। तो बोले इसके डीएनए को दोनों को खोल डाले, बोले एक तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ, ठीक। अब अगली सेल कैसे डिवाइड करेगी, इंटरफेस तो हो ही नहीं रही है, ठीक। बोले एक काम करिए, डंडे तुम ले जाओ और ये बांस तुम ले जाओ। अब समझ रहे ना, न्यूक्लियोटाइड्स तुम ले जाओ, ये वाले फिर उसके बाद क्या हुआ, अब तुम एक काम करो, नाइट्रोजन बेस तुम ले जाओ, ठीक, फास्फोरस तुम ले जाओ, ठीक, फिर तुम नाइट्रोजन बेस का नाइट्रो तुम ले जाओ, बेस तुम ले जाओ, बोले एन तुम ले जाओ, एन तुम ले जाओ। मतलब हो क्या रहा है, आप समझ रहे बात। इंटरफेस तो करवाना ही पड़ेगी, सिर्फ ग्रोथ नहीं करवाना है बस। सेल की ग्रोथ नहीं होगी, हमेशा कम होती जाएगी। द बेस्ट वे इन द ब्लास्टोसिस आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर, ठीक, called trophoblast, and an inner group of cells attached to the trophoblast called inner cell mass, embryonic knob, ठीक। development of, अच्छा वही, the trophoblast layer then gets attached to the endometrium, ठीक, and the inner cell mass get differentiated as the embryo. After attachment the uterine cell divide rapidly and cover the blastocyst, यानी पीछे से फिर से कवर हो गया, ठीक। as a result the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. ये देखिए एनसीईआरटी ने ये उसने पूरी स्टेज दिखाई है, जबकि एक डायग्राम के अंदर उसने ऊपर गुच्छा लटका दिया, ठीक। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से शुरुआत हुई, कोरोना रेट वगैरह सब दिख रहा है, स्पर्म की एंट्री हुई, यहाँ से सेल डिवाइड करती चली आ रही है, ये मारूला स्टेज आ गई, ठीक। इधर भी आप देख लो, इन्हीं को देख लो, ये चल रहा है, ठीक। ये कहाँ तक आ गया, ई तक, तो ई आ गए, और अब ई के बाद एफ, यहाँ पर ये अंदर की साइड में दाखिल हो गए, कहाँ गया एफ, ये मैंने सोचा यार लिखा ही नहीं, ठीक। ये आ गया उसके अंदर, यहाँ पे दाखिल हुए, और उसके बाद फिर इसके ये वाले ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, ये इनर सेल मास, ये वाली सेल्स ऑफ रूबर, इन्हीं से बनेगा, ठीक। और उसके बाद देखो ये यहाँ पर इम्प्लांट करवाया, इम्प्लांटेशन ऊपर यहाँ नहीं करवाया, इम्प्लांटेशन दीवार में करवाया, एनसीईआरटी ने खुद भी, एनसीईआरटी ने यहाँ करवाया, लेकिन एक जगह पर डायग्राम के अंदर ऊपर गुच्छा लटका हुआ बच्चे का, ठीक। वो कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर लेकिन ये इस तरह से होता है, आपने खुद उस एनसीईआरटी को खुद को अपने आप को गलत करना पड़ता है, करो तो करो क्या, ठीक। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, वही सिंसिशियल ट्रोफोला, ठीक। कॉल्ड कोरियानिक विलाई, हमने उनको कोरियानिक विलाई का, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, ठीक। द कोरियन विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड, आपस में जुड़ जाएंगे, एंड अदर्स with each other and jointly form a structural and functional unit. Placenta को structural functional unit दोनों कहते हैं, ध्यान रखना। Developing embryo, fetus and maternal body called placenta. The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrient to the embryo and removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord, हम सबके यहाँ पर निशान है उसका, ठीक। और हम वो भी कर चुके हैं कि umbilical cord में umbilical artery, umbilical vein होती है, मेरे ख्याल में मॉडलिंग करी थी, कितने साल मॉडलिंग की थी ना, किसका 13 साल मॉडल, अच्छा किसका मॉडलिंग की थी, संजय सेव के साथ में मॉडलिंग की थी हमने, ठीक। तो उसमें मैंने बता ही दिया था। तो अम्बिलिकल ब्लड वेसल में किसका ब्लड होता है, बच्चे का, माँ का, दोनों का, ये करके बताया तो था, और कितना करें, बच्चे का ही तो था। संजय अपना लेके चला गया था, मैं तो वहीं खड़ा था। नमूनो नाला को जूते खोरो, तुम्हें तो कूट कूट के, तुम्हें तो गजक की तरह कूटो, गजक की तरह। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, ये देखिए यहाँ लटका हुआ, ये ऊपर लटका हुआ एक गुच्छा। अब यहाँ से कब टपक जाए कोई भरोसा है, तुमने यहाँ पे लटका दिया। अभी वहां खुद ही दिखा रहे थे कि दीवार में जाएगा, यहाँ पे छत्ता लटका हुआ, ठीक। डायग्रामेटिक देख लो, उसके अंदर कौन सा, ये योग सेक जो है ना, अपने आप पे टेम्पटिंग क्वेश्चन बन सकता है कि ये, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज है, ठीक। लेकिन जो उसके नाम लिखे हुए ना, नाम को आपको याद करना जरूरी है कि कौन सा नाम कौन सा है। बच्चा गिर गया क्या, ये तो ऐसा ही हुआ, ये तो लगभग ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। ये
हार्मोन सिक्शन फ्रॉम प्लेसेंटा, आपको वाला प्लेसेंटा से सब हार्मोन कहते हैं, प्रोस्टान, ईस्ट्रोजन, ठीक, एसीजी, एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये, और इसके अलावा जो देखो एसीजी, एचपीएल, ये तो प्लेसेंटा से ही निकलते हैं, लेकिन इस समय प्रेगनेंसी में महिला में कुछ हार्मोन का कंजप्शन बढ़ जाता है, जैसे कार्टिजोल, थायरॉक्सिन, ठीक, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, बीएमआर बढ़ाना है, तो ये भी नॉर्मली बढ़ जाते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बढ़ेगा एंड में, ठीक, और रिलैक्सेशन हार्मोन तो वो प्रेगनेंसी में ही निकलता है, मतलब एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, एसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एचपीएल, जिसको एचसीएल भी कहते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, मतलब प्रोस्टान ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. Remember, HCl, HPL, HCG, and relaxin are produced in women only during pregnancy. In addition, during pregnancy, the level of other hormones are increased several folds in the maternal blood. These hormones are एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन, कार्टिजोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सब पड़ जाते हैं ताकि उसको बच्चे का डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए और माँ उसको सपोर्ट कर सके प्रेगनेंसी को। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर, 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म से बनी रचनाएं, मेसोडर्म से और एंडोडर्म से। कुछ याद आया? तरीका याद आया? मैंने ट्रिक बताई थी कि यह याद मत करो कौन सा स्ट्रक्चर किससे डेवलप होता है, सिर्फ याद करो कौन सा स्ट्रक्चर कौन से टिश्यू से बना होता है। अगर वो एपिथेलियल टिश्यू है तो किससे डेवलप होगा? तीनों से, एक्टो से भी, मीजो से भी, एंडोन। और अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो, और मसल्स से तो एक को छोड़ दो, ठीक। और अगर वो न्यूरल टिश्यू है तो बस इतनी सी चीज याद करना है, कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, ना मैं कोई टेबल बनाता ना कोई उस तरह से बनाता, ठीक। ये सब आपको मालूम है, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं। इनर सेल मास का जरूर देख लो, कंटेन्स सर्टेन सेल्स, स्टेम सेल्स विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन, जाहिर है उसी से बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग, क्या मतलब हुआ? फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होगा? अब देखो, आप मैं सब पढ़ा चुका हूं, सिर्फ यहां पर दोहरा रहा हूं। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होगा? हार्ट बीट सुनाई देगी। सेकेंड में उसमें ऑर्गन सिस्टम बन गए होंगे और थोड़ा लिम्स भी कुछ कुछ डेवलप हो गए होंगे। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पूरे ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप हो गए होंगे, उसके डिजिट्स और लिम्स भी डेवलप हो गए होंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब तक खत्म होगा, या 3 मंथ, और साथ साथ में उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया भी खत्म हो गए, तो हमें ये मालूम हो सकता है कि लड़का या लड़की, जो मालूम नहीं करना है, ठीक। फिर फोर्थ मंथ में क्या होगा? एनसीईआरटी ने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है बच्चे में कुछ नहीं होगा। नहीं, बच्चे से कह रहा सब हमारा डेवलपमेंट, 1 महीने चुपचाप बैठे रहो ना, तमीज नाम की कोई चीज है क्या? नहीं। एनसीईआरटी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये कभी मत कह देना कि कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी नहीं बोली, फॉर नो मोर, उन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सिर पर बाल आए और बच्चा खुशी से उछल पड़ा, फर्स्ट साइन ऑफ मूवमेंट। ये 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कितने वीक? कितने? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर हो जाए तो बताना। 20 वीक्स के पहुंचते पहुंचते उसके सिर पे बाल जाएंगे और बॉडी में मूवमेंट शुरू हो जाएगा। 6 मंथ यानी सेकंड ट्राइमेस्टर जब खत्म होगा तो पूरे शरीर पे बाल जाएंगे, लेनुगो, पूरे लेनुगो हेयर कहते हैं ना उसको, और आईलिड सेपरेट हो जाएंगी, आई लैशेस बन जाएंगी, और बच्चा आंखें खोल के फाफा के देखेगा, दिखेगा कुछ नहीं, ठीक। सिर पे बाल बाद में आते हैं, सिर पे बाल पहले आते हैं, शरीर पे बाल बाद में आते हैं, और जिसके जाते हैं उसके भी सिर से बाल पहले जाते हैं, ठीक। 7th और 8th मंथ में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बोला, जबकि 7th मंथ में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, और फिर 8th मंथ और 9th मंथ के अंदर पूरा डेवलप होकर बच्चा बाहर आता है, और वो पूरा प्रोसीजर हमने पार्चुरेशन का सब पढ़ दिया। उसमें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस होंगे, ठीक है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, फिर वहां पहुंचा ऑक्सीटोसिन आया, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, विगरस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे। अगर उसकी कमी हो गई ऑक्सीटोसिन की तो इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक। उसी वक्त कोरियन से वो जो सेपरेट हो रहा होगा वहां से एक हार्मोन और निकलेगा, प्रोस्टे सबस्टेंस निकलेगा, प्रोस्टेग्लैंडिन, और वो भी ये काम करे, लेकिन खुद नहीं निकलेगा, पहले मदर के अंदर से कॉर्टिसोल निकलेगा, वो कॉर्टिसोल प्रोस्टेग्लैंडिन को निकलवाएगा, और प्रोस्टेग्लैंडिन जो है ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर करेगा। ये वाला क्वेश्चन भी अभी 2 साल पहले ही आया था, इसलिए प्रोस्टेग्लैंडिन का वहां पर मैंने जिक्र कर दिया, और ऐसा विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा, बच्चा बाहर आ जाएगा। यही सब बातें मैंने बताई थी, ठीक। अच्छा, वो प्रेगनेंसी किसकी कितनी है ये तो आप पहले से आप सोचिए, मैं सब बातें करते करते आपको चीजें वैसे ही याद करा देता हूँ, बाद में सब लिखा हुआ दिखा दो, यार दिखा, इतनी जल्दी जल्दी दिखा रहा है, ये तो जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी दिखाते हैं,
ठीक, देख हो रही ओए रुक तो जाओ सर, रुकिए ना। बोला इनको आज जल्दी खत्म करना था इसलिए ऐसा किया। बिल्कुल नहीं, ये सब समझाया हुआ, एक एक वर्ड अगर लिखो। मैंने क्या कहा, घर जाकर एक बार उसको पढ़ लेना। डायग्नोसिस टाइम, लेने को हैप योर फर्स्ट ऑन द हेड, गुड। ह्यूमन स्पर्म enters into egg. सेकेंड, एनीवेयर, कहीं से भी दाखिल हो जाएगा। गुड, समझ गए, समझ गए। फर्स्ट प्लेसेंटा से, और एसीजी बच्चे से निकलेगा और मां फील करेगी, और एचपीएल निकलेगा तो वही बच्चे और मां के बीच में प्लेसेंटा। इनर सेल मास डेवलप्स द, कौन सा? अबे इनर सेल मास ही तो एम्ब्रियो बनाता है, नमूनो एम्ब्रियो नाम उसका नाम है। हाफ हु, वन थर्ड हु, क्योंकि इसके बाद फिर वो, अभी इसके बाद मुझे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाना था, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जगह पे क्योंकि आज इरशाद सर की तबीयत ठीक नहीं है, अभिषेक सर भी नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि दोनों क्लासेस को मिलाकर एक साथ ही पढ़ा देता हूँ, तो एक्सेटरी सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि उसको पढ़ाए। अब फिर उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लौटूंगा मैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद हम आते हैं और शुरू करेंगे, 6:20 पे क्लास शुरू करूँगा।